तो चलिए एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एंजाइम और बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार उसमें नीट में लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम को बोलते हैं हम लोग बायो कैटालिस्ट। ठीक है, तो एंजाइम क्या है? हमारा एक बायो कैटालिस्ट है। एंजाइम बायो कैटालिस्ट होता है, मतलब ये क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। अगर इसका मतलब है कि अगर किसी भी एंजाइम में किसी भी सबस्ट्रेट में अगर एंजाइम इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन फॉर एग्जांपल कि 4 साल में हो रही है तो एंजाइम अगर लगा दोगे तो हो सकता है कि 1 घंटे में ही वो रिएक्शन हो जाए। तो इसको बायो कैटालिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही काम करती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम नहीं करती है, इसीलिए इसको बायो कैटालिस्ट करते हैं। और एंजाइम जो होता है ना, एक्ट ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच, हमेशा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे काम करेंगे। तो जैसे कि मतलब कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होती है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क ऑन रूम टेम्परेचर। जितनी भी मोस्ट ऑफ द एंजाइम है वो रूम टेम्परेचर पे काम करती है, एक्सेप्ट वन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट वन जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ओके, जो पीसीआर में यूज होता है और डीएनए पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज 100 डिग्री पे भी ये एक्टिव रह सकता है। ठीक है, तो हमारा एंजाइम क्या होगा? एंजाइम हमारा बायो कैटालिस्ट है जो इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन इसमें लिविंग बॉडी में। ठीक, एंजाइम एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच, हमेशा ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे काम करेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क ऑन द रूम टेम्परेचर। ओके, केवल एक्सेप्ट क्या होती है, टैग पॉलीमरेज जो कि 100 डिग्री पे भी काम कर सकती है। ठीक है, तो जो एंजाइम है, तो एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम, और दूसरी बात कहा जाए कि एंजाइम प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी एंजाइम की नहीं होती कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा एंजाइम बट एंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड नॉट यूटिलाइज इन रिएक्शन, और ये रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता है। अगर कहा जाए कि क्या एंजाइम रिएक्शन में यूटिलाइज होता है तो ये एंजाइम रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता। याद रखना, विदाउट यूटिलाइजेशन वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और जब काम खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। मतलब जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो खुद ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को छोड़ देगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट है। यही करके क्वेश्चन आया हुआ है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है। एक एंजाइम है जो 100 डिग्री पे काम करती है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। एंजाइम प्रोड्यूस होती है स्मॉल क्वांटिटी में और नॉट यूटिलाइज इन रिएक्शन, और नॉट, अगर एंजाइम ना होना तो शायद लाइफ जो है ना, लाइफ इतनी इजी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी या लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि एवरीथिंग ऑफ द लिविंग बॉडी डिपेंड ऑन द एंजाइम। ओके, एंजाइम की एक्टिविटी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, आप देखो कि एंजाइम इटसेल्फ क्या करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन कोई और है तो जो कोई और है जो एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन को और बढ़ा देता है, मतलब एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, और उसका नाम है कोफैक्टर। उसी को हमें पढ़ना है कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोफैक्टर्स, और बहुत अच्छे से देखते जाइए क्योंकि एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट तुमको बताऊंगा जिसका कि बहुत अच्छा ही यूज है और हमेशा वो पूछा जाता है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स क्या है? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट which bind to enzyme at active site and increase catalytic activity of enzyme। ओके, और भी एंजाइम की और भी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा।
ठीक है। अब ये है कोफैक्टर्स, जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। ये बात याद रखना कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं। एक बात याद रखना, एंजाइम ना कोफैक्टर के बिना ना अधूरी रहती है, अधूरी। कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम हमको पूरा कर दो। तो ऐसे ही एंजाइम ना कोफैक्टर के बिना अधूरा है। देखो कैसे अधूरा है, ये हमारा है एंजाइम, ये है एंजाइम। देखो बच्चों, अभी कोफैक्टर के साथ ये बाइंड नहीं किया है, तो ये क्या है, एंजाइम। हमने इसको बाइंड करवा दिया किसके साथ, कोफैक्टर के साथ। कोफैक्टर जाके इससे बाइंड कर गया, मान लीजिए यहां पे बाइंड कर गया, कोफैक्टर यहां बाइंड कर गया। तो अब देखिए, अब सिचुएशन क्या हो गई, ये जो एंजाइम था, ध्यान देना, जो ये एंजाइम था अब वो एंजाइम नहीं रह गया, अब उसका नाम होगा एपो एंजाइम। ठीक, क्या होगा उसका नाम, एपो एंजाइम। याद रखना, क्या बोलेंगे उसको, एपो एंजाइम बोलेंगे। जो ये एंजाइम था जैसे ही कोफैक्टर के साथ बाइंड करेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एपो एंजाइम में। अब देखो, अब ये क्या है हमारे पास, एपो एंजाइम प्लस क्या है, कोफैक्टर है। इन दोनों को ही मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, होलो एंजाइम। ठीक है, इन दोनों को ही मिला के हम बोलते हैं होलो एंजाइम। बात को ध्यान से देखिए, दोबारा कहता हूं, ये एंजाइम है, अभी किसी भी कोफैक्टर के साथ बाइंड नहीं किया है, तो ये क्या है, एंजाइम है। जैसे ही कोफैक्टर के साथ बाइंड करेगा ये क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम। जब होलो एंजाइम, इसका मतलब होलो एंजाइम किसका बना होगा, एंजाइम से नहीं बना होगा, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होगा, प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, प्रोटीनेशियस पार्ट। तो प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे, और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोग कोफैक्टर बोलेंगे। तो ये एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर आपस में मिलकर क्या बनाता है, होलो एंजाइम। होलो का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, मतलब पूरा हो गया। तो जब कोई एंजाइम किसी कोफैक्टर के साथ बाइंड करती है, तो वो जो उनके कॉम्बिनेशन से स्ट्रक्चर बनता है उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। और उसमें अब एंजाइम की तरह नहीं होगी, किसकी तरह होगी, एपो एंजाइम की तरह होगी। आई बात समझ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होलो एंजाइम और एपो एंजाइम का कांसेप्ट। व्हेन एंजाइम कन्वर्टेड इनटू होलो एंजाइम व्हेन बाइंड्स टू द कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के साथ जब बाइंड करेगी तो एंजाइम होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका जो प्रोटीनेशियस पार्ट होगा हम उसे बोलेंगे एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर्स ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देखते हैं हम कोफैक्टर्स को। ठीक, अब कोफैक्टर्स को देखते हैं कि कैसे होंगे। ठीक है, देखो दुनिया में हर चीज एक तरह ढंग से काम नहीं करती है। कोफैक्टर्स आर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और ये हो सकता है ऑर्गेनिक हो और हो सकता है इनऑर्गेनिक हो। ठीक, ऑर्गेनिक में जो हमें पढ़ना है वो है जेडेन की एक्टिविटी, और ये बनती है किसमें, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड्स टू एंजाइम। और इसमें भी जानते हो बच्चों क्या आएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और क्या आएगा, कोएंजाइम आएगा। ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर मैं कहूं तो टाइटली जो बाउंड होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और लूजली जो बाउंड होता है वो क्या कहलाता है, कोएंजाइम कहलाता है। कोएंजाइम में तुम्हारे क्या आएंगे, विटामिन आएगा, NAD आएगा, और NADP आएगा। ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप में तुम्हारा क्या आएगा, पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज, और हिम इसका क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो कोफैक्टर होता है वो हो सकता है ऑर्गेनिक हो और हो सकता है इनऑर्गेनिक हो। अगर ऑर्गेनिक होगा तो अगर टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, लूजली बाउंड है तो कोएंजाइम कहलाएगा। उसका एग्जांपल क्या है, विटामिन, NAD और NADP। जबकि अगर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड करता है, टाइटली बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, उसका नाम होगा पेरोक्सीडेज कैटलेज, और इसके लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम क्या करेगा, हिम करेगा। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं, देखिए समझिए लॉजिक क्या है। देखिए, तो हम पहले लिख लेते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप,
प्रोस्थेटिक ग्रुप। हम लिख देते हैं पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप को। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड्स विद एंजाइम। मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, नेवर लीव द एंजाइम एलोन। जो एंजाइम को कभी भी अकेला न छोड़े उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या होता है, हिम जानते हो। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हिम नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, जबकि ग्लोबिन कौन सा पार्ट होता है, प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। ठीक है, तो जो हिम होगा वो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, और वो जैसे हीमोग्लोबिन में हिम कभी ग्लोबिन को छोड़ के जाता नहीं, तभी तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। जो ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंड करता है और एंजाइम को कभी छोड़ता नहीं है, तो उसकी को बोलते हैं हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक बात याद रखना, जितनी टाइट बाइंडिंग होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा और अच्छा बनेगा। समझ गए कि नहीं, हुआ ना। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप जितना ही मजबूत होगा उसके रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, सेम प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल हैं, जो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं बहुत टाइटली और एंजाइम को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज, और उसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, हिम है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा क्या है, कोफैक्टर क्या है। ठीक, तो जो ये कोफैक्टर्स होते हैं ना बच्चों, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ओके, हो सकता है वो ऑर्गेनिक हो। दूसरा है कोएंजाइम। अब देखो कोएंजाइम का मतलब क्या होगा, कोएंजाइम ये क्या हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बट लूजली बाउंड्स विद एंजाइम्स। इसका मतलब जब तक रिएक्शन होती रहेगी तब तक वो साथ रहेंगे, उसके बाद ये साथ छोड़ देंगे। इसका मतलब कोएंजाइम ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जब तक रिएक्शन होगी तब तक उसके साथ होंगे। इसका मतलब इनकी बाइंडिंग क्या है, ट्रांजिशन बाइंडिंग हुई, ट्रांजिशन बाइंडिंग हुई जब तक काम हो रहा है। मतलब ये मतलब का साथी है, जब तक काम होता रहेगा एंजाइम के साथ रहेगा, और जैसे ही काम निकल जाएगा ये हट जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारा विटामिन है, और विटामिन नियासिन है। नियासिन में क्या होता है, NAD एंड NADP होता है। ठीक, ये सब एग्जांपल किसके हैं, कोएंजाइम के एग्जांपल है। ओके, नियासिन को मतलब कि कोएंजाइम की तरह काम करेगा। विटामिन आया, नीट में क्वेश्चन आया था, हु एंटर्स द कोएंजाइम दैट इज कॉल्ड विटामिन। ओके, जानते हो ना, विटामिन ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो ह्यूमन की बॉडी में नहीं बनता, उसको आउटसाइड लेना पड़ता है, जो फ्रूट के थ्रू लेना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल आएंगे वो किसमें आएंगे, कोएंजाइम आएंगे। कोएंजाइम में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बट वो लीस्ट डिमांड करते हैं। अगर NAD और NADP की बात करें किसी भी रिएक्शन में, तो ये क्या होता है, जब तक किसी रिएक्शन के साथ बाइंड रहते हैं उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये जब तक रिएक्शन होगी तब तक होंगे, उसके बाद ये क्या होंगे, कोएंजाइम रिलीज हो जाएंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप उसका कभी साथ नहीं छोड़ता है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जब उसका साथ में छोड़े तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर उसकी बाइंडिंग लूज है तो किसकी काम करेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर टाइट बाइंडिंग है उसकी, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करेगा, और अगर लूज बाइंडिंग है तो वो किसकी तरह काम करेगा, कोएंजाइम की तरह काम करेगा। अब हमारा लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड मेटल आयन। देखो मेटल आयन, नेक्स्ट है मेटल आयन। ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। आई बस ये इमीडिएटर का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये हमारा एंजाइम है, ये दोनों एक दूसरे से झगड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं,
मतलब ये एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहते, कुछ नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जेड क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और दोनों सबस्ट्रेट और एंजाइम को पास ला देगा। ठीक है, तो ये एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और दोनों सबस्ट्रेट और एंजाइम को पास ला देगा, जो किस में काम करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। पेप्टाइडेज जैसे बच्चों मैग्नीशियम काम करेगा रूबिस्को के लिए, पेप कार्बोक्सिलेज के लिए, आई बात समझ में, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी काम करता है जेडेन। ओके, ऐसे ही जब मेटल आयंस एंजाइम के साथ बाइंड करें और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दें तो उसको बोलते हैं हम क्या, कोफैक्टर, उस कोफैक्टर को बोलते हैं मेटल आयन। और ये मेटल आयन क्या होगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड करते हैं एंजाइम के साथ। कोएंजाइम को होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लूज बाइंडिंग शो करेंगे एंजाइम के साथ। मेटल बॉन्ड्स वो होते हैं जो बहुत लूज बाइंडिंग करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ। तो उस तरह के कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल आयन होते हैं। बहुत तरह के मेटल आयन हैं जो कोफैक्टर की तरह काम, एमओएफई प्रोटीन किसके लिए, एमओएफई किसके लिए काम करेगा, नाइट्रोजनेज के लिए काम करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे लिए। ठीक है, तो एक बात फिर मैं दोबारा बता देना चाहता हूं जो कि बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं, वो हमेशा याद रखना कि ये एंजाइम है, एंजाइम प्लस कोफैक्टर, एंजाइम प्लस कोफैक्टर्स इक्वल टू होता है क्या, होलो एंजाइम। एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में क्या होगा, एको एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, एको एंजाइम एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम। कभी भी होलो एंजाइम में एंजाइम मत डाल देना। जब एंजाइम कोफैक्टर के साथ बाइंड कर जाती है तो वो बेचारी क्या कर जाती है, वो हो जाती है एको एंजाइम। ठीक है, तो एको एंजाइम एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम। एंजाइम मत बोल देना, क्योंकि जब ये होलो एंजाइम बनाता है तो ये जो एंजाइम होता है वो एंजाइम नहीं रह जाता, वो क्या होता है, एको एंजाइम। और एको एंजाइम ही क्या होगा, प्रोटीनेशियस पार्ट होगा। ओके, तो आई होप कि तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।